हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो हम लोग एस सी एफ एल सी एफ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने एलसीएम खत्म कर चुका है। अब हम लोग कर रहे हैं एस सी एफ कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एस सी एफ में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने एस सी एफ निकालने का पहला तरीका किया था। मैंने आपको बताया था कि एस सी एफ निकालने के 3 तरीके हैं, जिसमें हम लोग पहला तरीका कर चुके हैं डिफरेंस मेथड। और ये याद रखना, जब भी हम एस सी एफ निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस मेथड से ही निकालेंगे। बेशक आपको ये दोनों मेथड भी आने चाहिए, बट इन दोनों मेथड का इस्तेमाल वहीं करेंगे जहाँ इन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं का नाम लेके क्वेश्चन बनते हैं, तो वहीं पर हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे। बाकी एचसीएफ निकालने में हम लोग सिर्फ डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो, ये एचसीएफ एलसीएम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, एसएससी में तो भले ही कम पूछा जाता है, बट अदर स्टेट के एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, और मैं आपको सारी चीज़ें एक सिक्वेंस में और 100% लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग एचसीएफ निकालने के दोनों तरीके हैं, वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला तरीका हो गया है और हम उसी से एचसीएफ निकालेंगे। तो अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, फिर तीसरा देखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो दूसरा तरीका करेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, ये मेथड से हम लोगों ने एलसीएम भी निकाला था, अगर आपको याद हो तो, और इसी मेथड से हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे। देखो, ये मेथड आपको आना चाहिए, बट इससे हम लोग एचसीएफ नहीं निकालेंगे। ये मेथड हम वही इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा और एग्जाम्पल भी कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों को करना है, ठीक है। तो इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं, उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, 180, 240 और 450, ठीक है। ये मेरे पास 3 संख्याएं हैं, और इन तीनों संख्याओं को मेरे को एचसीएफ निकालना है, तो वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कैसे निकालूंगा, तो वो हम लोग सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो क्या करना है, तो देखो, हर एक संख्या का मुझे अलग अलग फैक्टराइजेशन, अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यही तो मैंने आपको एलसीएम बताया था, वही तरीका हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो हर एक संख्या का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो बात करूँ 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 180 को इतना मैक्सिमम ब्रेक करो कि वो आगे ब्रेक ना हो सके, ठीक है। तो 180 को कैसे ले सकता हूँ मैं? 45 गुना 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। 45 को कैसे लिख सकता हूँ? 9 गुना 5 गुना 4। तो 4 का मतलब कितना होगा? 2 की पावर 2, और 5 का मतलब 5 की, और 9 का मतलब कितना हो गया? 3 की पावर 2 हो गया, और 5 का मतलब कितना होगा? 5 की पावर 1 होगा। ये मैंने 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। तो हर एक संख्या का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब बात करता हूँ 240 का। तो 240 कितना होता है? 8 गुना 30 होता है, फिर 16 गुना कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। यही तो होता है ना। अब 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 15 का मतलब होता है 3 गुना 5। यही तो होता है। मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ये आ जाएगा। अब 450 को देख लेता हूँ। हर एक संख्या का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो 450 का मतलब कितना होता है? 9 गुणा 50 होता है, यही तो होता है, ठीक है। तो दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 की पावर 1 आ जाएगा। 9 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और 5 को कैसे लिख सकता हूँ? 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने कर दिया, हर एक संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। यानी कि मुझे हर एक बेस को अलग अलग चेक करना है, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है? एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी गई सभी संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो उन संख्याओं का एचसीएफ होती है। यही तो होता है ना। अब मैं देखूंगा हर एक बेस पे अलग अलग चेक करता हूँ मैं। तो देखूंगा सबसे पहले बेस 2 पे देखता हूँ, मैं बेस 2 पर देखता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। बिल्कुल देखो, बेसिक से करा रहा हूँ।
और यहाँ पे 2 की पावर 4 है। तो एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 की पावर 1 को भी डिवाइड करे, 2 की पावर 2 को भी डिवाइड करे, 2 की पावर 4 को भी डिवाइड करे, तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि वही वो बड़ी से बड़ी संख्या है। तो 2 की पावर 1 को भी डिवाइड करेगी, 2 की पावर 2 को भी, 2 की पावर 4 को भी। कैसे, देखो 2 की पावर 4 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा ही तो हो रहा है। 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 को 2 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। यानी कि वही सबसे छोटी संख्या आ गई जो 2 की पावर 1 को डिवाइड कर रही है, 2 की पावर 2 को डिवाइड कर रही है, 2 की पावर 4 को डिवाइड कर रही है। अर्थात इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 2 की पावर 1 होगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 1 आ जाएगा। अब मैं अगले प्राइम बेस पे ध्यान देता हूँ, तो अब मैं 3 पे देखता हूँ। तो देखो यहाँ पे 3 की पावर 2 है पहले में, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है। तो एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे, वह संख्या इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगी। तो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 3 की पावर 1 होगी, यही तो होगी भाई। 3 की पावर 2 का मतलब है 9 को 3 से भाग दूंगा तो पूरा पूरा जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया, गुना 3 की पावर 1 आ गया, यही आ गया ना यहाँ से, ठीक है। अब अगला प्राइम बेस देखता हूँ मैं, तो कितना दे रखा है, बेस 5 पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो 5 की पावर 1 है, यहाँ भी 5 की पावर 1 है, यहाँ भी 5 की पावर 2 है। तो इन सब से डिवाइड करने वाला वह बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है जो इन सबको डिवाइड करे, तो 5 की पावर 1 ही तो है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरा एचसीएफ आ गया, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या गौर किया है, यहाँ से यही चीज गौर की होगी कि जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 1 है। यहाँ पे 3 की मिनिमम पावर कितनी है, 3 की पावर 1 है। यहाँ पे 5 की मिनिमम पावर कितनी है, 5 की पावर 1 है। ये मेरा हाथों से अभी तक रंग छूटा नहीं है, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, हमेशा प्राइम बेस की मिनिमम पावर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब मैंने आपको एलसीएम भी बताया था, अगर मैं इन संख्याओं को आपसे एलसीएम पूछूं तो क्या आएगा। तो एलसीएम में क्या लेते हैं हम, हर एक प्राइम बेस की मैक्सिमम पावर लेती है। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा, तो देखो 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4 आएगा, 3 की मैक्सिमम पावर 3 की पावर 2 आएगा, 5 की मैक्सिमम पावर 5 की पावर 2 आएगा। तो ये तो होगा आपका एलसीएम। तो ध्यान रखना, एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर लेते हैं और एचसीएफ में हमेशा छोटी पावर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपका दूसरा तरीका होगा फैक्टराइजेशन मेथड। बस इसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपसे पूछता हूँ, वहीं पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी एचसीएफ निकालने में तो हम लोग डिफरेंस मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो तब तक नोट कर लो इसको, ठीक है। तो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड। एग्जाम आ गया, 3 की पावर 16 गुना 5 की पावर 27 गुना 2 की पावर 25, सात की पावर 25। अगला आ गया 3 की पावर 7 गुना 5 की पावर 37 गुना 7 की पावर 96, बोलिए 3 की पावर 29 गुना 5 की पावर 97 गुना 7 की पावर 49, ये आ गया। तो मुझे इनका एचसीएफ बताना है। तो देखो अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पे देखो फैक्टराइजेशन मेथड ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक कंसेप्ट की एक अलग वैल्यू है, तो बिल्कुल हम सारे कंसेप्ट को लेके चलेंगे। तो मुझे इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, तो कैसे लूँगा। तो अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, जब भी एचसीएफ निकालना है तो प्राइम बेस के क्या लेते हैं हम लोग, मिनिमम पावर लेते हैं। तो मैं हर एक बेस पे ध्यान लेता हूँ। तो सबसे पहले 3 पे ध्यान दूंगा, 3 की पावर 16 है, यहाँ पे 3 की पावर 7 है, यहाँ पे 3 की पावर 29 है। तो एचसीएफ में कितना आएगा, 3 की पावर 7 आएगा। मुझे मिनिमम पावर लेनी है ना। अब 5 पे ध्यान देता हूँ तो कितना आएगा, 5 पे ध्यान देता हूँ तो कितना आएगा, यहाँ से 5 की पावर 27 आ जाएगा। मिनिमम पावर लेनी है 5 की, और 7 की पावर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया एचसीएफ आ गया। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो तब तक। यह आपका फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। अब हम लोग अगला कंसेप्ट करेंगे, जो तीसरा एचसीएफ निकालने का तरीका है, वो करने के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक इसको नोट कर लो।
अब तीसरा तरीका हम लोग इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये तरीके से मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया था, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। बट वहाँ पे दूसरे तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग करते हैं। देखो ये तरीके आपको आने चाहिए, क्योंकि इन तरीकों से, इन कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पे यही कंसेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बेशक हम लोग एचसीएफ सिर्फ डिफरेंस मेथड से ही निकालेंगे, बट ये जो तरीके हैं इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा, देखो इस कंसेप्ट से ही सॉल्व होंगे ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 343 और 623 का एचसीएफ ज्ञात करो। का एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से ज्ञात करो। ये मैंने यहाँ पे शर्त लगा दी, ठीक है। ये एग्जांपल है कि मुझे 343 और 623 दोनों संख्या को एचसीएफ निकालना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, अब आप लोग ध्यान से देखना। तो जब भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो भी छोटी संख्या होती है ना, उसको आप लोग बड़ी संख्या में भाग दो, ठीक है। छोटी संख्या है 343, इसको आप बड़ी संख्या में भाग दो, तो बड़ी संख्या कितनी है, 623। तो बिल्कुल लॉन्ग जैसे विभाजन करते हैं वैसे ही भाग देंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, तो 343 गुना 2 करूंगा तो 686 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जैसे भाग देते हैं वैसे नॉर्मल भाग देना है। जब भी लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालते हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 340 आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 3 में 3 गया 0, 12 में 4 गया तो 8, और 5 में 3 गया तो 2 आ गया। मेरा 280 मेरा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये 280 जो रिमाइंडर आया है, इससे क्या करते हैं, जो पिछली बार जो पिछला डिवीजन कितने हैं 343, इससे दोबारा भाग देते हैं। ये ध्यान रखना, ये प्रोसेस ध्यान रखना, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब 280 रिमाइंडर आ गया, इससे क्या करना है, जो पिछली बार जिस संख्या से भाग दिया था, पिछली बार जो डिवीजन है 343 तो है, इससे ही तो भाग दिया था, इससे दोबारा भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे एक बार जाएगा ना, मैं इनको ग्रीन से लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक बार जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 280, यही आ जाएगा ना। अब रिमाइंडर कितना आएगा 3, और 14 में 60 गया 63 मेरा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इस रिमाइंडर से जो पिछली बार किस संख्या से भाग दिया था, पिछली बार 280 से भाग दिया था, इससे फिर से भाग देंगे इसको, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, तब तक भाग देना है जब तक कि फाइनल रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो कितनी बार जाएगा ऐसे, अगर मैं बात करूँ तो 63 गुना 4 भी करता हूँ तो 240 है, और 4 3 12, 252 जाएगा, 4 बार चले जाएगा ये, ठीक है। कितना आएगा यहाँ से 252 आ जाएगा। तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ से 252 आएगा ना। रिमाइंडर कितना आएगा, 10 में से 2 गया तो 8, 7 में से 5 गया तो 2, 28 आ गया। अब क्या करते हैं, अब इस रिमाइंडर से जो पिछली संख्या किससे भाग दिया था, 63 से भाग दिया था, इससे वापिस इसको भाग देते हैं,
ठीक है, जब तक भाग देना है जब तक कि फाइनल शेष पर जीरो नहीं आ जाता। ये तो मैंने थोड़ा एग्जाम्पल पढ़ा लिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, एग्जाम में तो छोटा ही आता है। तो कितनी बार जाएगा, 28×2 56। तो यहाँ पे मेरा भागफल कितना है, भागफल मेरा आ गया यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ से 56। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 13 में से गया जगह 7 आएगा। अब क्या करना है, इस रिमाइंडर से फिर से जो पिछली बार जो डिविजन बचा है उससे भाग दूंगा मैं। ठीक है, 28 से भाग दूंगा और कितनी बार जाएगा, 7×4 = 28। तो देखो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, यस परफेक्ट है। तो मेरा देखो फाइनल शेष पर 0 आ गया है। ठीक है, बस मुझे यहीं तक गुजारना है। ठीक है, ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब देखो लास्ट में जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से लास्ट में भाग दे रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं, तो लास्ट में इस संख्या से भाग दे रहे हैं और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इसको बोलेंगे, रेड पेन से लिख लेता हूँ, इसको बोलते हैं फाइनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, फाइनल। लास्ट में जिस संख्या से भाग देते हैं इसको बोलते हैं फाइनल डिवीजन। और लास्ट में जिस संख्या से भाग देते हैं ना, यही आपका एचसीएफ होता है। बस ये ध्यान रखना कि जब तक भाग करना है जब तक कि फाइनल शेष पर 0 ना आ जाए, और लास्ट में जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बोलते हैं फाइनल डिवीजन, और वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा 7। तो 7 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ध्यान रखना है कैसे मैंने किया, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ठीक है। अब देखो पहली बार जब भाग दिया तो मेरा भागफल कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, जब दूसरी बार मैंने भाग दिया तो मेरा भागफल कितना आ गया, 1 आ गया। जब तीसरी बार मैंने भाग दिया तो मेरा भागफल कितना है, 4 बार भाग दिया। और चौथी बार भाग दिया तो भागफल कितना है, 2 आया। और पांचवी बार भाग दिया तो भागफल कितना है, 4 आया। ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव कोशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव कोशेंट बोलते हैं। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, क्रमागत भागफल बोलते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम सक्सेसिव कोशेंट। जब पहली बार भाग दिया तो 1 बार गया, दूसरी बार भाग दिया तो 1 बार गया, तीसरी बार भाग दिया तो 4 बार गया, चौथी बार भाग दिया तो 2 बार गया, पांचवी बार भाग दिया तो 4 बार गया। इन्हीं को बोलते हैं हम सक्सेसिव कोशेंट, क्रमागत भागफल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड में कुछ भी नहीं है, जो भी पिछला डिवीजन आता है उसको लगातार भाग करते रहना है। ठीक है, यहाँ पे देखो पिछला 280 रिमाइंडर आया, इसको क्या करता है, पिछला डिवीजन आया 343। ये 343 कहाँ से आया, ये 343 यहाँ से ही तो आया है ये। तो ये क्या है, पिछला डिवीजन है। तो क्या करना है हमको, लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो पिछला डिवीजन आता है उसको लगातार भाग करते जाना है। तो देखो ये 280 ये क्या है, ये पिछला डिवीजन है, यहाँ से ही तो आया ये 280। ठीक है, तो देखो 63 क्या है, ये पिछला डिवीजन है, तो ये 63 यहाँ से ही तो आया है, ये 63। और ये 28 क्या है, पिछला डिवीजन है, यहाँ से ही तो उठ के आया है। और जब तक भाग देना है जब तक कि फाइनल शेष पर 0 ना आ जाए, और लास्ट में जिस संख्या से भाग देते हैं वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, पहली बार भाग दिया तो मेरे भागफल गया 1 बार, दूसरी बार गया तो 1 बार आया, तीसरी बार भाग दिया तो भागफल आया 4 बार, 4 आया। और चौथी बार भाग दिया तो भागफल आया 2, पांचवी बार भाग दिया तो भागफल आया 4। इनको बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव कोशेंट, क्रमागत भागफल बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में जिस संख्या से भाग देते हैं वही आपका क्या होता है, वही आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, ध्यान रखना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। ठीक है, तो यही होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो तब तक नोट कर लो, फिर हम लोग अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। अब देखना आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो पिछला डिवीजन है उसको लगातार भाग देते हैं, और जब तक भाग देते हैं जब तक कि फाइनल शेष पर 0 ना आ जाए, और लास्ट में जिस संख्या से भाग देते हैं वही आपका क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकल के आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट हो गए सारे। तो अब देख रहे हैं क्वेश्चन करने में आपको कितना मजा आएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ।
अब करते हैं क्वेश्चन। तो मैं आपको क्वेश्चन भी नोट करवाऊंगा, साथ साथ आप भी चीज़ों को नोट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि p बराबर दे रखा है 2 की पावर 8, देखो CGL का सवाल है ये। 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 5 और Q बराबर दे रखा है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 दे रखा है, और R बराबर दे रखा है 3 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 7, और बोला PQR का उच्चतम उपरिष्ट गुणनफल क्या होगा, अर्थात इनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, और देखो पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने CGL का लिया है, फिर का सवाल है। तो मुझे इन PQR का मेरे को एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो मैंने अभी अभी कंसेप्ट कराया था आपको, फैक्टराइजेशन मेथड क्या करते हैं, तो हर एक बेस की क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मिनिमम पावर लेते हैं। जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम पावर हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको प्राइम बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज करो 9 होता है यहाँ पे बेस, तो हम लोग प्राइम बेस 3 बनाते हैं, उसके बाद हम मिनिमम पावर लेंगे, ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 3 यहाँ तो सभी ये प्राइम नंबर है, तो मुझे क्या करना है, मुझे मिनिमम पावर लेनी है इनकी, ठीक है। तो एचसीएफ क्या जाएगा, एचसीएफ में हम लोग लेते हैं मिनिमम पावर। तो मैं बात करूँ यहाँ पे 2 की पावर 8 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 7 है, तो मिनिमम पावर कितना हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, गुणा 3 की मिनिमम पावर कितनी है, 3 की पावर 4 है, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फ्री के नंबर है, बस कंसेप्ट अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो। क्वेश्चन 2, देखो ये भी शानदार क्वेश्चन सेट करके दिया है। दिया गया है कि P बराबर, और शॉर्ट में लिख देता हूँ, दिया गया है कि P बराबर 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 8 और Q बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर K, और इनका एचसीएफ दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है इनका एचसीएफ, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, तो K का मान निकालो, तो K का मान निकालो। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन निकाल देता हूँ, तब तक आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब नहीं कर लिया हो। तो ये क्वेश्चन है, ये भी भाई CGL का सवाल है, ठीक है। CGL का CDS का है पता नहीं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दे रखा है मेरे को P का मान दे रखा है, Q का मान दे रखा है, और इनका एचसीएफ दे रखा है, मेरे को बोला है K। तो K कैसे आएगा, मुझे 3 की पावर कुछ भी आएगा, तो वहां से मुझे K की पावर, वो सॉरी K की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अभी अभी मैंने बताया था आपको, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एचसीएफ में 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 की पावर 3 जो भी है, 2 की मिनिमम पावर 3 ही होगी, तभी तो एचसीएफ में 2 की पावर 3 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ में 2 की पावर 3 आ रहा है, तो 2 की मिनिमम पावर होगी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ 3 पे, तो देखो एचसीएफ में 3 की पावर 3 है, इसका क्या मतलब हो गया, एचसीएफ में 3 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 की मैं मिनिमम पावर 3 ही ले सकता हूँ अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अगर एचसीएफ में मुझे 3 की पावर 3 दे रहा तो इसका मतलब 3 की पावर 3 मिनिमम होना चाहिए एचसीएफ में, ठीक है। तो देखो यहाँ तो 3 की पावर 8 है, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 3 की पावर K है, और मुझे इनका एचसीएफ बनाना है, मुझे 3 की पावर 3 बनाना है, इसका मतलब 3 की मिनिमम पावर लेनी है मुझे। देखो यहाँ पे तो 3 की पावर 8 दे रखी है, ठीक है, तो ये तो आ नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो 3 की पावर 3 मिनिमम लेनी है। तो इसका मतलब ये 3 की पावर 3 आया कहाँ से, इसका मतलब 3 की पावर 3 यहीं से तो आया होगा, यहाँ पे तो 3 की पावर 8 दे रखी है, मुझे तो 3 की मिनिमम पावर 3 लेनी है, यहाँ तो 3 की पावर 8 दे रखा है, तो इसका मतलब 3 की पावर 3 यहाँ से आया होगा। तो यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे 3 की पावर 3 रहा होगा, जब कंपेरिजन करूंगा तो K की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन सेट करके दिया है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
संख्या 1026 SCM। तो मैं ऑप्शन लिखाता हूँ क्योंकि ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। और CGL 2022 का देखो, कभी कभी डायरेक्ट SCM भी पूछ लेता है, बट SCM डायरेक्ट पूछने का कम चांस है, वो सवालों को थ्रू ही पूछता है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखी है और मुझे इन तीनों संख्याओं को SCM निकालना है, तो क्या करूँ? तो तरीका मैंने आपको बताया था, डिफरेंस मेथड से आप लोग इस सवाल को कर लोगे। मुझे पता है हर एक स्टूडेंट इसको कर लेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए उस मेथड से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे हम लोग बाई ऑप्शन, स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, क्योंकि इस सवाल में डाटा इस प्रकार के सेट करके दिया है ऑप्शन की, आप इस सवाल को बाई ऑप्शन इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, मेरे को इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होती है? एचसीएफ इन तीनों संख्याओं का एक कॉमन गुणनखंडित तो होती है, इन तीनों संख्याओं का एक कॉमन फैक्टर ही तो होता है, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो ऑप्शन कैसा होना चाहिए? तो ये ऑप्शन में से ये इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करता हुआ वो ऑप्शन होना चाहिए, तो वो उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बात करूँ तो देखो, इसको बाई ऑप्शन चेक करूंगा, ठीक है। अब देखो, ये सारे नंबर इवन दे रखा है, ये नंबर भी इवन है, ये नंबर भी इवन है, ये नंबर भी इवन है। अब इवन संख्या का फैक्टर हमेशा इवन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप सी और डी को तो आप देखते हटा सकते थे, बिल्कुल हटा सकते थे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था। अब देखो, इन दोनों में से कोई सा भी एक उत्तर होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से वो उत्तर होगा जो 108 पूरी तीनों संख्याओं काट दे, 54 इन तीनों संख्याओं काट दे, वही तो उत्तर होगा मेरा। तो देखो, यहाँ पे देखूंगा कि मैं 1026, तो देखो ये 4 का मल्टीपल नहीं है। कैसे पता किया? क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहे, ये भी 4 से नहीं कट रहा। तो इसका मतलब देखो, ये 108 तो 4 से कट रहा है ना, 27 चौक 108 होता है। इसका मतलब ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखो, आप लोग विद इन 3 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखो, एचसीएफ निकालना आपको बेशक आना चाहिए, बट अगर सवाल में डाटा इस प्रकार के सेट करके दे रखा है, तो आप बाई ऑप्शन करो ना, तब जाके आपको फायदा होने वाला है। क्योंकि ऐसे तो डिफरेंस मेथड से तो हर कोई स्टूडेंट निकाल के आएगा, बट आप लोग अगर ये तरीका इस्तेमाल करोगे तो आप लोग विद इन 3 सेकेंड में आप लोग इसका उत्तर कर सकते हो, फिर अगला क्वेश्चन पे जा सकते हो, ठीक है। कैसे किया फिर से बता देता हूँ। इवन संख्या का एचसीएफ हमेशा इवन आएगा, तो ये ऑप्शन तो मैं हटा सकता हूँ। अब मैं देखूंगा 128 को देखते समझ गए, 27 गुना 4 था, 4 का मल्टीपल है, और मैंने देखा कि ये संख्या तो 4 से कटी नहीं थी, ये संख्या 4 से कटी नहीं थी। जब एचसीएफ में, जब संख्याओं में 4 नहीं है, तो एचसीएफ में 4 आया कहाँ से? तो ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग इस सवाल को ऐसे सॉल्व करोगे, तो तब तक नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि विभाजन दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का ज्ञात करें, दिखाई दे रहा है ना आपको? ज्ञात करने पर अंतिम भाजक बिल्कुल आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज बेस। देखो, एचसीएफ के ज़्यादातर क्वेश्चन लैंग्वेज पे सेट किए गए हैं, और इतनी भयानक लैंग्वेज है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि एचसीएफ से होगा किस और मेथड से होगा। तो बिल्कुल जो भी बेसिक ग्राउंड हो अच्छे से कर लिया करो, ठीक है।
उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ये मेरा क्वेश्चन है भाई। आपको क्वेश्चन देखने में लग रहा है कोई सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या? बिल्कुल, देखो 2018 मेंस का सवाल है। मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ। और अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, विभाजन विधि द्वारा। तो देखो यहाँ पे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला कंसेप्ट मन लगाया, उसी से ये सवाल सॉल्व होगा। तो देखो हर एक कंसेप्ट की हर एक वैल्यू है, ठीक है, हर एक उसका भी एक स्थान है। तो देखो अब इस सवाल को आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना पड़ेगा। अब आप लोग अलग अलग, इसमें डिफरेंस मेथड से होगा नहीं ये सवाल। तो इस वजह से हर एक कंसेप्ट को आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है। तो यही सवाल करवाने के लिए मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड कराया था, ठीक है। ये तो मैं एक एक करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन आए। जब आप लोग करोगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस सवाल को आप लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सॉल्व करते हैं। यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है। मेरे को क्या दे रखा है, अंतिम भाजक, फाइनल डिवीजर कितना दे रखा है, फाइनल डिवीजर दे रखा है मेरे को 17 दे रखा है। और मैंने क्या बोला था कि जो फाइनल डिवीजर होता है वही तो एचसीएफ होता है। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा 17। इसका मतलब दोनों संख्याओं में 17 छुपा हुआ होगा, ठीक है। और मुझे उन दोनों संख्याओं को योग करना है, तो योग में भी तो 17 छुपा हुआ होगा भाई। मेरे को ये पता चल गया फाइनल डिवीजर है 17, और मैंने बताया था जो फाइनल डिवीजर होता है वही एचसीएफ होता है, ठीक है। तो एचसीएफ आ गया 17, तो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 17 आ गया। इसका मतलब उन दोनों संख्याओं में 17 छुपा हुआ है भाई। एचसीएफ उसी का तो फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब उन दोनों संख्याओं को योग करूंगा तो जो भी योग होगा उसमें भी तो 17 छुपा हुआ होगा, अतः योग भी तो 17 का मल्टीपल आएगा। तो मैं इनमें देखते कौन सा ऑप्शन 17 का मल्टीपल है। तो पहला देखता हूँ 17 3 51 और 17 नंबर 153, पहला कट रहा है। दूसरा 17 5 85, 17 3 51, और देखो सारे ऑप्शन 17 से कट रहा है। 17 5 85, सारे देखो ऑप्शन 17 से कट रहा है, ठीक है। तो देखो अब आप लोग इसको ऑप्शन से भी नहीं कर सकते, तो अब आपको ये बेसिक तरीका आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने पता कर लिया कि फाइनल डिवीजन अर्थात मेरा एचसीएफ कितना आएगा, 17 आएगा, ठीक है। अब बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, यही बताया था मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है विभाजन में दो संख्या में से क्या था, अंतिम भाजक 17 और भागफल क्रम में से कितना है, 1 11 2 है। ये 1 11 2 कितना है, ये कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर है, कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर है, यही तो मैंने बताया था। अर्थात ये सक्सेसिव रिमाइंडर है, वो सॉरी क्या करवा रहा हूँ मैं, ये सक्सेसिव कोशेंट आ गए, सक्सेसिव कोशेंट आ गए ना, क्रमागत भागफल आ गए, कितने आ गए मेरे पास, 1 11 2 आ गए, ठीक है। तो बिल्कुल आपको उसी तरीके से सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, तो अब ध्यान से देखना। तो देखो मेरे को सक्सेसिव कॉन्जुगेट कर्मागत भागफल आया मेरे को 3, इसका मतलब 3 बार ही भाग गया होगा, इसका मतलब तो यही तो हो गया। तो मैं 3 बार भाग दे लेता हूँ, एक बार ये कर लिया, 2 बार और ये 3 बार, 3 बार ही भाग गया होगा, तभी तो 3 भागफल आ रहा है, ठीक है। तो देखो जब मैंने पहली बार भाग दिया होगा तो मेरा भागफल गया होगा 1 आया होगा, ठीक है। दूसरी बार भाग दिया तो मेरा भागफल बचा होगा 11, तीसरी बार भाग दिया तो मेरा भागफल आया होगा 2 आया होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल देखो उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो तीसरी बार भाग दिया तो मेरा भागफल कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, यस परफेक्ट है। देखो एक क्वेश्चन बहुत ही कम, एक तो टीचर ही करवाएंगे, और मैं करवा रहा हूँ तो कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो जब पहली बार भाग दिया तो मेरा भागफल आया 1, दूसरी बार 11 आया, तीसरी बार आया मेरा 2 आ गया, ठीक है। और मेरा फाइनल डिवीजर कितना है था, शेष एचसीएफ कितना है, 17 है। तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, यही तो फाइनल डिवीजर होता है। अब क्या करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में, तब तक भाग देते हैं जब तक कि फाइनल रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो लास्ट में मुझे इस संख्या से भाग देना है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा, 0 ही तो आएगा भाई। फाइनल इस संख्या से भाग देना, ये फाइनल डिवीजर है, अर्थात सबसे लास्ट में इस संख्या से भाग देंगे। तो मैंने बताया था जब तक भाग देना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना जाए। तो यहाँ पे मेरा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा,
ये क्या है, ये भाज्य ही तो है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। डिविडेंड बराबर डिविजन गुणा कोशेट प्लस रिमाइंडर, यही तो बताया था मैंने। तो इस संख्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, भाजक है 17 गुणा भागफल कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 0, तो कितनी आ जाएगी यहाँ से 34 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 34 आ जाएगी। ठीक है, ये 34 आ गई। अब ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था ये 34 आया कहाँ से, ये 34 आया कहाँ से, ये 34 वहीं से तो आया जहाँ पे हम लोगों ने पिछले डिविजर से भाग देते हैं। तो पिछले डिविजर से दोबारा भाग देते हैं, तो ये 34 आया कहाँ से, पिछला डिविजर ही तो है। पिछला डिविजर को हम लोग रिमाइंडर से दोबारा भाग देते हैं ना, तो ये 34 आया कहाँ से, ये 34 यहाँ से आया होगा। यही तो मैंने आपको बताया था भाई। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, रिमाइंडर से लगातार पिछले डिविजर को भाग करते जाना है। तो ये 34 क्या है, ये 34 पिछला डिविजर रहा होगा, तो ये यहीं से तो आया होगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो मैंने आपको, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 34 गुणा 11 भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल कितना है, शेषफल यही तो है भाई, इसी से दोबारा तो पिछले डिविजर को भाग देते हैं, तो शेषफल कितना है 17 है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 34 गुणा 11 करूंगा तो 340 340 374 आ गया। 374 में 17 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7 4 11 7 391 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अभी 391 आया कहाँ से, ये 391 पिछला डिविजन ही तो रहा होगा, तभी तो मैंने इस रिमाइंडर से इसको दोबारा भाग दिया। तो 391 यहाँ से ही तो आया होगा, ये यहाँ से ही तो आया ये 391। अब यहाँ पे संख्या क्या होगी, तो 391 गुणा 1 प्लस 34 करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 1 5 है 9 3 12 और 3 1 4 425 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई नहीं होगी। तब क्या है, यही तो दोनों की संख्याएं आ गई। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 17 है, तो वही तो दे रखा है अंतिम भाषण। तो मुझे इनका सम पूछा है, तो सम निकालूंगा कितना आएगा 5 1 6 है 9 2 11 4 3 7 1 816। कोई सा ऑप्शन दे रखा है क्या, बिल्कुल सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो इस तरीके से अब यहाँ पे यही तरीका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लो तब तक। ठहरो, देखो मैंने एक क्वेश्चन कराया प्रीवियस ईयर में, आपको ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे भाई। आज क्लास में ना थोड़ी सी लेंथी हो गई, क्योंकि 4 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको खत्म करेंगे, फिर ये आपका एचसीएफ खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कल की क्लास में एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ के, और उनमें सबसे ज्यादा दिमाग लगाना होगा। देखो ये बात नहीं है कि इस चैप्टर का वेटेज कम है, बट इतना इंपॉर्टेंट है कि, और इतना कंसेप्चुअल चैप्टर है कि आप पूछो ही मत हो। इसमें ना आपको सारी चीजों का नंबर सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए, डिविजन रूल आना चाहिए आपको अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वह क्या है बारह 32 से भाग देने पर शेष बचता है। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मैं तो ये एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बट आपको तरीका यही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन लिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को बाई ऑप्शन ही डील करेंगे। ठीक है, 69 71 65 और 91। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, क्या दे रहे हैं क्वेश्चन में।
वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 797, 1085 और 1232 से भाग देने पर क्रम से रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा? 16 आ रहा है, 20 आ रहा है, 25 आ रहा है। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे जिसे 797 को से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है रिमाइंडर? 16 आना चाहिए। और 1085 से में डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? रिमाइंडर 20 आएगा। ठीक है, तो ये मेरे को क्वेश्चन में बोल रखा है, ये तो बोल रखा है। अब देखो एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं 37 को 7 से डिवाइड करूँ तो कैसे डिवाइड करते हैं? 7 पंजो 35, तो कितना आएगा? वैसे मैंने आपको ये चीज़ बता दी, फिर भी मैं वापस दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, छोटे से एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ आपको कंसेप्ट। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 7 पंजो 35, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब देखो मुझे इस 37 को 7 से घटाना है, तो 37 को 7 का मल्टीपल बनाना है, तो क्या करूंगा? तो देखो रिमाइंडर आया, तो अगर मैं इस रिमाइंडर को 0 बना लूँ तो ये संख्या पूरी पूरी 7 से कट जाएगी। तो रिमाइंडर 2 बनाने के लिए मुझे संख्या में से कितना घटाना पड़ेगा? 2 ही घटा दूंगा मैं, तो शेषफल 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 35 आ जाएगा। यही तो मतलब हुआ। अब देखो ये 35 7 से पूरा पूरा कट रहा है, तो इस संख्या को अगर मैं 7 से घटाना, तो जो रिमाइंडर आ रहा है उसको इस संख्या में से घटा दूंगा, तो वो संख्या बिल्कुल 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो यहीं पर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। देखो 7 से 97 से भाग करने पर मेरा रिमाइंडर आ रहा है 16। अगर मैं इस 16 को संख्या में से घटा दूं तो वो संख्या ऐसी आ जाएगी जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगी, यही तो आ जाएगा। तो अगर इसमें से 16 घटाऊंगा कितना आएगा? 7 में से गए थे 1, 9 में से गए तो 781 आ गया। और अगर इसमें से 20 घटाऊंगा कितना आ जाएगा? 1065 आ जाएगा। और इसमें से 25 घटाऊंगा कितना आ जाएगा? 1207 आ जाएगा। यही तो आ गई, यही तो आ गया। अब ये क्वेश्चन वो बन गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 781, 1065 और 1207 पूरी पूरी डिवाइड कर दे। अब यही तो क्वेश्चन बन गया ये। तो यानी कि मुझे इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्या को कंप्लीट डिवाइड कर दे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे अधिकतम संख्या निकालनी है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्या को डिवाइड कर दे, तो वो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ ही तो होगी। तो बस मुझे अब अल्टीमेटली सवाल में एचसीएफ निकालना है। तो देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन सेट करके दिया है। तो अब एचसीएफ निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो ये तीनों ही नंबर ऑड नंबर है, तो ऑड या एचसीएफ आना चाहिए, तो बिल्कुल सारे ऑप्शन ऑड दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो ये 65 को तो हम देखते हटा सकते थे, क्योंकि 65 में स्वभाव होता है 5। यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है। जब संख्या में 5 नहीं है तो एचसीएफ में 5 कहाँ से आ गया? तो इस ऑप्शन को तो हम देखते हटा सकते थे। ठीक है, अब करते हैं हम लोग। तो अब कैसे करेंगे? अब जहाँ से डिफरेंस कम बन रहा है वहां से कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से डिफरेंस निकाल लेता हूँ, क्योंकि जहाँ से डिफरेंस कम निकलेगा वहां से करने में ईजी होगी ना। तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ से? 7 में से 5 गया 2, 10 में 6 गया 4, 142 आ गया डिफरेंस। ठीक है, सॉरी 242 आ जाएगा डिफरेंस। अब या तो एचसीएफ डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो डिफरेंस आया 242, 242 तो एचसीएफ हो नहीं सकता, क्योंकि 242 क्या है? एक इवन नंबर है। और इन ऑड संख्या है, तो ऑड संख्याओं का जो भी एचसीएफ होगा वो हमेशा ऑड ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 गायब करना है मुझे, तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 गुणा 121 आ गया। तो देखो 2 तो एचसीएफ में आ नहीं सकता, क्योंकि ऑड आएगा एचसीएफ। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं 121 की। ठीक है, बात करता हूँ मैं 121 की। तो देखो 121, क्या 121 इन संख्याओं का एचसीएफ है क्या? तो देखो नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं इसको 121 गुणा 7 भी करूंगा तो ये नंबर तो 781 पहुंच ही नहीं पा रहा। तब 181 के मैं क्या करता हूँ? फैक्टर करता हूँ। तो देखो 181 3 से घट रहा है, क्योंकि 2 1 3 लिख 4, 3 से भी नहीं घट रहा है। सॉरी 121। ठीक है, तो मुझे कुछ गड़बड़ हो गई क्या इसमें? एक बार मैं देख लेता हूँ, घटाने में तो गड़बड़ नहीं करती। 797, 16, 20, 25, 60 में से गए थे 1, 9 में से। ठीक है, और कितना आएगा? 5, 8 में से तो हो गया तो 6। सही आ रहा है, तो डिफरेंस में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 7 में से 5 गया तो 2 आएगा, 4, और 11 में से 1 गया तो कितना आएगा?
सॉरी 142 आएगा, तभी मैं सोच रहा हूँ कुछ गड़बड़, डिफरेंस में गड़बड़ हो गई भाई। डिफरेंस कितना आएगा, 142 आएगा, यही आएगा ना डिफरेंस, ठीक है। अब देखो इवन नंबर तो आ नहीं सकता डिफरेंस, वो सॉरी एस सी एफ, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, तो 2 सत्य 14, 2 एकम 2, तो ये 2 तो आएगा नहीं। अब क्या 71 इन संख्याओं को काट रहा है क्या, बिल्कुल 71 इन सभी संख्याओं को काट रहा है। इसको देखो 11 बार काट रहा है, और इसको कितनी बार काट रहा है, 15 बार काट रहा है, ठीक है। और इसको कितनी बार काट रहा है, 17 बार काट रहा है इसको, ठीक है। तो यहाँ से मेरा उत्तर कितना हो जाएगा, 71, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब हम लोग ऐसे वो करेंगे एससीएफ के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें ना काफी स्टूडेंट को दिक्कत आती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा उनको आइडिया ही नहीं लग पाता कि कौन सा कंसेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं आपको ये 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के एससीएफ के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, ठीक है, और ध्यान से करेंगे बिल्कुल। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहता है भाई, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एससीएफ के। तो इनकी थोड़ी सी थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बट आप लोग अगर एक बार में सीख लोगे तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आते हैं थ्योरी में, बिल्कुल आपको लिखवाने पड़ेंगे। एक कमरे का फर्श 8 मीटर 96 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा है। पूरे की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एससीएफ के लैंग्वेज वाले, और ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, इंपॉर्टेंट टाइप है। मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ इसके। और देखो CHSL 2022 का क्वेश्चन है, बिल्कुल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, एससीएफ में ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि वहां पे दिमाग लगाना होता है। तो अब सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, एक कमरे का फर्श है जो कि 8 मीटर 96 सेंटीमीटर लंबा है और 6 मीटर 72 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है। और पूरे फर्श को ढकने के लिए आवश्यक समान आकार के वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या निकालनी है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे को एक कमरे का फर्श दे रखा है, तो मैं एक कमरे का फर्श बना लेता हूँ। ये एक कमरे का फर्श दे रखा है, ठीक है। ये एक कमरे का फर्श दे रखा है, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई अलग अलग है ना, तो थोड़ा इसको ऐसे बना देता हूँ, आयताकार शेप में नहीं। ये मेरे को कमरे का फर्श दे रखा है और बोल रखा है कि 8 मीटर 96 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर 96 सेंटीमीटर को 96 सेंटीमीटर में कैसे ले सकता हूँ, 896 सेंटीमीटर ले सकता हूँ, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 8 मीटर का मतलब 800 सेंटीमीटर में 96 सेंटीमीटर जोड़ोगे तो 896 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कमरे के जो फर्श है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 896 सेंटीमीटर दे रखी है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 672 सेंटीमीटर दे रखी है। 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर होता है ना, 672 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि इस पूरे फर्श को ढकने के लिए आवश्यक समान आकार की वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें आपको पता ही नहीं लग रहा होगा कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बिल्कुल ये सवाल आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं सवाल, ठीक है। तो अब ध्यान से देखने, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो बिल्कुल हम लोग उसी तरीके से करेंगे। यहाँ तो दिक्कत आई नहीं होगी, जैसे जैसे सवाल बोला है वैसे वैसे हम लोगों ने कर लिया। अब बोला है कि पूरे फर्श को ढकने के लिए आवश्यक समान आकार की, यहाँ पे देखना आवश्यक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, समान समान आकार की वर्गाकार, एक तो वर्गाकार बोला है, और टाइलों की न्यूनतम संख्या, इस पे ध्यान देना है कि ये न्यूनतम संख्या क्यों बोला है। भाई मुझे टाइलों की न्यूनतम संख्या
ज्ञात करनी है। तो टाइलों की न्यूनतम संख्या कब लूंगा मैं, जब टाइल बड़ी बड़ी साइज की लूंगा, तभी तो टाइल मुझे कम से कम लगानी पड़ेगी भाई। जैसे कि ये फर्श है, जैसे कि ये फर्श है, अगर मैं इसमें फर्श में अगर इतनी बड़ी बड़ी टाइल लगाऊंगा तो सपोज करो यहाँ पे 4 ही टाइल आएंगी, ठीक है। और सपोज करो इसी फर्श में अगर मैं ये टाइल लगाऊंगा तो देखो टाइलों की संख्या ज्यादा रखनी पड़ रही है ना मुझे। अब मेरे को साफ साफ बोल रहे हैं कि टाइलों की न्यूनतम संख्या निकालनी है, न्यूनतम संख्या मुझे उस फर्श में लगानी है। तो टाइलों की न्यूनतम संख्या उस फर्श में लगाऊंगा, इसका मतलब मुझे टाइलों की जो साइज है वो बड़ी से बड़ी लेनी पड़ेगी, तभी तो मेरे पास न्यूनतम से न्यूनतम टाइल लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ तो हुई कि हमको टाइलों की संख्या, वो टाइलों का साइज हमको मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तभी तो हम लोग मिनिमम टाइल लगा पाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि मैं टाइलों की साइज लूँ क्या, ठीक है। अब देखो मेरे को बोल रहा है कि फर्श को ढकने के लिए आपसे समान आकार की वर्गाकार टाइलों की। अब टाइलों की जो शेप दे रखी है वो वर्गाकार है, अर्थात टाइल जो है ना वो वर्ग की आकृति की है, ठीक है। वर्ग क्या होता है, वर्ग यही तो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, अर्थात इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, यही तो वर्ग हो गया। मुझे मतलब एक टाइल जो है ना इस वर्ग के आकार की लेनी है, ठीक है। अब मैं टाइल की साइज लूँ क्या, बड़ी से बड़ी तो लूंगा, लेकिन टाइल की नाप क्या होगी, उस साइज की नाप क्या होगी, उस एक टाइल की नाप क्या होगी। तो देखो इसमें बोल रखा है कि साफ साफ वो टाइल लेनी है जो देखो लंबाई पे भी फिट बैठ जाए, ठीक है, बिल्कुल समान आकार की लेनी है ना सभी टाइल, इस लंबाई पे भी फिट बैठ जाए, ऐसे इस फिट बैठ जाए इस लंबाई पे भी, ठीक है। और क्या बोला, और इस चौड़ाई पे भी, क्योंकि देखो पूरे फर्श को ढकना है मुझे, तो पूरे फर्श को तो तभी ढकूंगा कि जब ये इस चौड़ाई पे भी फिट बैठ जाए, ठीक है। तो यही तो टाइप लूंगा, यही तो टाइल लूंगा। और ये जो टाइल है ना जो वर्गाकार आकृति की है, ठीक है, तो क्या करना है मुझे, अब मुझे देखो न्यूनतम संख्या निकालना है, तो मुझे वो बड़ी से बड़ी साइज की टाइल लेनी है, और जो लंबाई पे भी पूरी फिट बैठ जाए और चौड़ाई पे फिट बैठ जाए, इसका मतलब मुझे इन दोनों का एचसीएफ ही तो लेना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 896, और 672 का मुझे एचसीएफ लेना है। वो जो एचसीएफ आएगा वही तो उस टाइल की साइज होगी, वही तो उस टाइल की साइज होगी भाई। मेरे को साफ साफ बोल रखा है कि जो टाइल की जो साइज है ना वो वर्ग की आकृति की लेनी है, ठीक है। और टाइल की साइज बड़ी से बड़ी लेनी है, लेकिन कौन सी साइज लेनी है, क्या साइज लेनी है, तो वो कैसे करेंगे। तो देखो हर एक टाइल इस लंबाई पे फिट बैठ रही है, इस लंबाई को पूरा कवर कर रही है ना, पूरा मुझे तो पूरा इस पूरा बनना है, इसको टाइलों से पूरे फर्श को बनना है। तो इस लंबाई पे भी फिट बैठनी चाहिए और इस चौड़ाई पे भी फिट बैठनी चाहिए, तो अर्थात अब मुझे इनकी संख्या मिनिमम भी लेनी है, अर्थात बड़ी से बड़ी साइज भी लेनी है। तो क्या आ जाएगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 896 को काटे 672 को काटे वो उनका एचसीएफ होगी, ये क्या आ जाएगी, ये एक टाइल की साइज आ जाएगी। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, एक टाइल की साइज आ जाएगी। ये जो एचसीएफ आएगा ये एक टाइल की साइज तो आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से एचसीएफ निकालूंगा तो क्या करूंगा, डिफरेंस मेथड लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंस मेथड से क्या आएगा, 6 में से 2 गया 4, 9 में 7 गया 2, और 8 में 6 गया 224 आ गया, ठीक है। अब क्या 224 इनको काट रहा है क्या, तो आप ध्यान से देखो, बिल्कुल इसको 4 बार काट रहा है, इसको 3 बार काट रहा है, यानी कि मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 224। और ये एचसीएफ क्या है, ये एक टाइल की साइज है, क्योंकि मुझे देखो टाइल को लंबाई पे फिट पैटर्न है, चौड़ाई पे फिट पैटर्न, और टाइल की साइज मुझे बड़ी से बड़ी लेनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 896 672 काटे तो उनका ऐसे हो जाएगी 224, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक टाइल की साइज कितनी आ गई, एक टाइल की साइज आ गई मेरे पास 224 आ गई। एक टाइल है इसकी एक साइज आ गई 224 आ गई, ये 224, ये 224, ये 224, ये 224, क्योंकि वर्क क्या करते थे ना, तो एक टाइल की साइज आ गई मेरे पास 224 आ गई, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ तक ही नहीं रुका, अब आगे तक ही पूछ लिया मुझे वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये क्या दे रखा है, ये एक रेक्टेंगल ही तो दे रखा है, इसकी लंबाई चौड़ाई अलग है, वो रेक्टेंगल ही तो होता है। तो इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कितना होगा, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 896 गुना 672, यही हो जाएगा। यानी कि ये पूरे फर्श का, ये पूरा फर्श ही है, ये पूरे फर्श का क्षेत्रफल ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे तो देखो टाइलों की न्यूनतम संख्या निकालनी है। अब मैं बात करूं कि एक टाइल का क्षेत्रफल क्या आएगा, एक टाइल का क्षेत्रफल कितना आएगा। अब देखो टाइल है वर्ग की आकृति में, और टाइल की साइज कितनी आ गई, टाइल की साइज आ गई 224 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अगर टाइल की भुजा आ गई 224 सेंटीमीटर आ गई। अब टाइल है वर्ग की आकृति में, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो कितना आ जाएगा एक टाइल का क्षेत्रफल 224 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जो टाइल है ना वो वर्ग की आकृति में, और टाइल की भुजा कितनी आ गई 224 सेंटीमीटर आ गई, तो इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो 224 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया।
अब मुझे देखो टाइलों की न्यूनतम संख्या निकालनी है। अगर मैं टोटल एरिया को अगर एक टाइल के एरिया से भाग दे दूंगा तो टोटल टाइल्स की संख्या नहीं आ जाएगी क्या भाई? भाई अगर मैं टोटल एरिया को, मेरे पास फर्श का टोटल एरिया कितना आ गया, टोटल एरिया ही तो है ये, फर्श का टोटल एरिया ही तो है। अगर मैं इसको एक टाइल के एरिया से भाग दे दूंगा तो टोटल टाइलों की संख्या नहीं आ जाएगी क्या? तो 224 और इसको 224 इससे भाग दूंगा तो टोटल टाइल्स की संख्या नहीं आ जाएगी क्या? ये आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है। तो मैं देखो एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखो पूरे फर्श का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया, ठीक है। अगर मैं इसको एक टाइल के एरिया से भाग दे दूंगा तो टोटल टाइल्स की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्यों दिया भाग तो मैं बताता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ छोटा सा, ठीक है। जैसे कि सपोज करो मेरे पास एक प्लॉट है, ये एक मैंने एक प्लॉट बना लिया और ये बना लिया कि 2000 वर्ग गज का है। कितने का? 2000 वर्ग गज का। देखो ये एक्स्ट्रा टाइम लेके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये पूरा प्लॉट मेरे पास कितने का है? 2000 वर्ग गज का, अर्थात इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है? 2000 वर्ग गज है। ये इस पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है? 2000 वर्ग गज, ठीक है। अगर इस प्लॉट में से मुझे 200 वर्ग गज के मुझे प्लॉट काटना है, इस पूरे प्लॉट में से मुझे 200 वर्ग गज के प्लॉट काटना है, अर्थात ये 200 वर्ग गज के मुझे प्लॉट काटने हैं और सभी की साइज 200 वर्ग गज रखनी है, ठीक है। तो मैं बात करूंगी इसमें टोटल कितने प्लॉट काटे जाएंगे, अगर ये मैं पूछूं तो क्या करता हूं मैं? 200 वर्ग गज को 200 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 10 आ जाएगा। तो भाई टोटल प्लॉट कितने काटूंगा? टोटल प्लॉट 10 ही तो काटूंगा यहाँ पे, तो यही तो कंसेप्ट मैंने लगाया है। देखो यहाँ पे टोटल एरिया कितना है? 2000 वर्ग गज है और एक वर्ग गज का एरिया कितना है? 200 है। अगर मैं उसको भाग दे दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? टोटल प्लॉट्स की संख्या नहीं आ जाएगी क्या? तो यही तो मैंने किया है। अगर टोटल एरिया को अगर एक टाइल के एरिया से भाग दे दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने टाइल लगेंगे। अब देखो यहाँ पे एक टाइल का एरिया, या ऐसे समझ सकते हो एक टाइल का एरिया कितना आ गया? 224 स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मुझे इस एरिया के बराबर बनाना है क्योंकि सभी में मैं टाइल बिछाऊंगा तो पूरे एरिया को कवर कर लेगा ना। तो मुझे इस 224 स्क्वायर को इसके बराबर बनाना है, तो इसमें भाग देके तो पता करूंगा मैं, ठीक है। तो इस वजह से भाग देता है। अगर टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से भाग दे दूंगा तो पता चल जाएगा मुझे कितने टाइल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया था, तो नोट कर लो अब इसको। तो सॉरी यहाँ से तो मुझे टाइल की संख्या बतानी है। तो देखो 224 इसको काटूंगा और कितना जाएगा? 4 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा, तो 4 3 12। तो टाइल्स की संख्या कितनी आ गई? 12 आ गई। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ये एचसीएफ की हिडन मीनिंग है, आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे एचसीएफ लगाना है क्या लगाना है। तो इस वजह से जितने ज्यादा क्वेश्चन आप इस लैंग्वेज में करोगे तो आपको उतना ही फायदा होने वाला है। तब तो नोट कर लो इसको। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा भाई। ऐसे क्वेश्चन आपने भी देखे होंगे अक्सर। और ये वो क्वेश्चन है कि 80% स्टूडेंट के समझ में आएंगे नहीं बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि उनको वो तरीका मिला ही नहीं जहाँ पे वो अच्छे से चीज़ों को समझ सके। अब देखो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया, मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को दिक्कत आई होगी। अभी मेंस का सवाल है, दो दो क्वेश्चन घुसा दिए इसमें। अगला देखते हैं, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, वो खत्म करने पड़ेंगे कुछ भी हो जाए चाहे। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़े लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नोट कराने में टाइम लग रहा है। एक नौकर को के लिए काम पर रखा गया, जिसके लिए उसे
रुपये दिया। तो देखो ये क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि एक बार आपके पूरे का नोट्स बन गए तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, मुझे भी लिखना नहीं में दिक्कत हो रही है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अगर एक साथ मिल जाएंगी तो आपको रिवीजन के टाइम पे दिक्कत आएगी नहीं। दिया गया उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी? उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी, ये क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आए नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये किस कंसेप्ट से होंगे। ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे एचसीएफ के थ्योरी वाले क्वेश्चन आता है, एचसीएफ की हेडिंग मीनिंग है इनमें। ठीक है, तो आप सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो बेहतरीन लैंग्वेज है, बेहतरीन मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा इसके। ठीक है, क्या दे रखा है? एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया। ठीक है, एक नौकर है, उसको एक निश्चित दिनों के काम पर रखा गया और जिसके लिए उसे 3239 रुपये दिया जाना था। ठीक है, उसको 3239 रुपये हम लोग देते हैं, बट क्या हो गया, कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहा तो उसे केवल 2923 रुपये दिया गया। तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी? ये क्वेश्चन आपको पता ही नहीं चल रहा होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन में एचसीएफ लगाएंगे। वो आप लोग बोलोगे सर एचसीएफ कैसे लगाएंगे? तो यही तो है, इसी वजह से बोल रहा हूँ कि इसके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ना, वो ज़्यादा कंसेप्चुअल बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ अपने रियल लाइफ से जुड़ा हुआ। अर्थात अपने घर में भी अगर आपके सर्वेंट है तो आप लोग उसका हिसाब कैसे करते हो, उसको आप पगार कैसे देते हो, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, फिर आपको ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज करो आपके घर में कोई नौकर है और वो आपका दोस्त है। भाई नौकर को दोस्तों की तरह डील करना चाहिए। ठीक है, तो एक नौकर है, अगर आप उसको देते हो कितने, आप उसको पर डे के 10 रुपये देते हो। छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ, पर डे के आप उसको 10 रुपये देते हो। ठीक है भाई, आप उसको रोज के 10 रुपये देते हो। ठीक है, और वो सपोज करो आपके पास 9 दिन आया, तो उसकी टोटल पगार कितनी हो जाएगी? आप उसको पर डे के कितने रुपए देते हो? 10 रुपये देते हो। और वो आपके घर पे काम करने आया, 9 दिन आया, 9 दिन आया यहाँ पे, तो उसको टोटल आपने कितना पैसा दे दिया? उसको टोटल आपने 90 रुपये दे दिया। 90 रुपये दे दिया, यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब ये 90 रुपये क्या है? 90 रुपये उसकी टोटल कमाई है ना, टोटल अर्निंग बोल सकता हूँ मैं। टोटल अर्निंग से उसकी टोटल कमाई है। तो ये कैसे आए? एक दिन की कमाई, एक दिन की कमाई तो गुणा कर दिया नंबर ऑफ डेज से, अर्थात कितने दिन आया वो नंबर ऑफ डेज से। यही तो किया है मैंने कि भाई टोटल अर्निंग, भाई एक नौकर है, वो आपका दोस्त है, वो आपके घर आता है, आप उसको 10 रुपये देते हो डेली के। एक छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। आप उसको डेली के 10 रुपये देते हो और आपने उसको 9 दिन बुलाया, तो आपने उसको टोटल कितनी पगार दी, टोटल उसकी कमाई कितनी हुई? तो टोटल 90 रुपये तो कमाए उसने। तो ये 90 आया कैसे? टोटल अर्निंग का मतलब क्या हुआ? एक दिन की कमाई, और एक दिन में कितना, और उसको आपने कितने दिन बुलाया, तो यहाँ से उसकी टोटल कमाई जाएगी। ठीक है, तो ऐसे टोटल अर्निंग का ये एक तरीके से फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, अब अगले दिन क्या हुआ कि आप उसको 10 रुपये तो रोज के दे रहे हो, लेकिन वो आया कितने दिन? वो आया सिर्फ 7 दिन आया, 2 दिन किसी वजह से वो आया नहीं। तो अब आप उसको पगार कितनी दे रहे हो? तो अब हम उसको पगार दे रहे हैं 70 रुपये दे रहे हैं। यही तो मतलब होगा यहाँ पे। ठीक है, तो डेली की पगार कितनी है उसकी? देखो डेली हम लोग 10 रुपये दे रहे हैं, ये उसकी दैनिक आय हो गई। यही तो हो गई दैनिक आय। अब आप लोग ध्यान देखो, ये डेली जो पगार है ना, जो एक दिन की कमाई है ना, टोटल अर्निंग कितनी है? टोटल अर्निंग है यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 70 है। तो एक दिन की कमाई जो है ना, टोटल अर्निंग का एक फैक्टर है, फैक्टर ही तो है ये। टोटल अर्निंग यहाँ पे 70 हो रही है, तो एक दिन की कमाई टोटल अर्निंग का एक फैक्टर है। यही तो मतलब होगा यहाँ पे। अरे तो यही तो सवाल में बोल रखा है, यही तो बोल रखा है सवाल में। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक दिन की कमाई टोटल अर्निंग का फैक्टर होती है, एक दिन की कमाई टोटल अर्निंग का फैक्टर होती है। तो यहाँ से मैं आपको ये चीज़ समझाने जा रहा था। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे कि उसको कितना रुपए पे किया गया, उसका टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट उसको दिया गया 3239 रुपये दिया गया, और कितना दिया गया? 2923 रुपये दिया गया। भाई इन्हीं में तो इनकी टोटल एक दिन की कमाई छुपी हुई है। भाई एक दिन की कमाई इन्हीं का तो एक फैक्टर होती है। मैंने बताया था कि एक दिन की कमाई टोटल अर्निंग का एक फैक्टर होती है, अर्थात उसी में छुपी हुई होती है। तो इन दोनों में ये उसको दिया गया टोटल
अमाउंट है कि उसने इतने रुपए कमा लिए नौकर ने। अब इन्हीं में तो उसकी एक दिन की कमाई छुपी हुई है। तो मैंने बताया था ना, एक दिन कमाई टोटल अर्निंग का फैक्टर होती है, अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो मुझे कि अधिकतम दैनिक मजदूरी निकालनी है। दैनिक मजदूरी तो निकालनी है बट अधिकतम निकालनी है। इसका मतलब क्या होगा कि वह बड़ा से बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। देखो इनकी जो दैनिक मजदूरी है ना, जो इन दोनों में है, लेकिन मुझे अधिकतम दैनिक मजदूरी निकालनी है। तो क्या करेंगे, इनका एचसीएफ लेंगे। तो इस वजह से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो अब निकाल लेंगे। अब हम लोग डिफरेंस मेथड निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस मेथड से करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ से 9 में से 3 गए तो 6, 3 में से 2 गए तो 1 और 12 में से 9 गए तो 3, 316 आ गया यहाँ से। ठीक है, ये आ गया 316। अब देखो दोनों और नंबर है तो इसका जो भी एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, एचसीएफ जो भी आएगा वो क्या आएगा, और नंबर ही आएगा। तो 316 देखो 4 से कटा है तो इसमें से 4 निकाल लेता हूँ, मतलब कितना जाएगा, 4 7 28 है, और कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा, 4 नाम 36, तो 79 इज द राइट आंसर। तो कौन से ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो इस वजह से हम लोग क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नोट कर लो, 2 क्वेश्चन और इस टाइप के, उनको खत्म ही करेंगे भाई। समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे, आपको पता भी नहीं चला होगा कि सर हम एचसीएफ क्यों लेते हैं। तो आज आपको उसका समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो 2 क्वेश्चन हो रहे, थोड़ा टाइम लगेगा बट कर लेंगे। तो आपको कल से फिर हम लोग अलग टाइप लेंगे, ठीक है। 3 खेत है जिनका क्षेत्रफल क्रमश है वर्ग मीटर है। इनमें बराबर बराबर फूलों की क्यारियां बनानी है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 4 मीटर है। तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी, तो लंबाई क्या होगी। देखो अक्सर आपने ये क्वेश्चन भी देखा होगा, वैसे अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आपको दिक्कत होगी नहीं। मैं ऑप्शन भी लिखा देता हूँ इसको, 3 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आप यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो यूपीएससी हमेशा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। 3 खेत है मेरे पास जिनका मेरे को एरिया दे रखा है 288, 408 और 552 वर्ग मीटर दे रखा है। इनमें बराबर बराबर नाप की फूलों की क्यारी बनानी है और प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 4 मीटर है, तो उन क्यारी की लंबाई क्या होगी। तो देखो आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि आप इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मेरे को 3 खेत दे रखा है, मैं इसको प्रैक्टिकल में भी समझाता हूँ, ठीक है, लिख लिख के बताता हूँ। 3 खेत दे रखा है, एक खेत ये दे रखा है, एक खेत ये दे रखा है, एक खेत ये दे रखा है। इससे थोड़ा सा छोटी छोटी साइज बना लेता हूँ। वैसे चित्र की जरूरत ही नहीं बट मैं बता देता हूँ। एक खेत मेरे को ये दे रखा है,
और एक खेत ये दे रखा है, और एक खेत इससे थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, ये तो दे रखा है। और एक खेत का क्षेत्रफल दे रखा है मेरे को 288, इस खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 288, इसका दे रखा है 408, इसकी जरूरत ही नहीं, बट अगर आपको दिक्कत नहीं आए 552 वर्ग मीटर दे रखा है। अब इन्होंने बोला कि मैं बराबर नाप की मेरे को फूलों की क्यारी बनानी है, और प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर, उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे चौड़ाई लंबाई अलग अलग है, तो इसका मतलब जो भी क्यारी बनेगी वही रेक्टेंगल शेप में बनेगी। ठीक है, तो इनमें बराबर नाप की फूलों की क्यारी बनानी है। ठीक है, तो देखो इसमें एक फूलों की क्यारी बनानी है। ठीक है, ऐसे फूल कैसे बनाते हैं, ऐसे चित्र से बनाऊंगा तो ताकि आपको चीज़ें ना माइंड में छप जाए। ठीक है, जैसे कि मुझे इसमें क्यारी बनानी है, ये क्यारी बना दी मैंने, इसमें ये फूल हो गए, ये फूल हो गए, दूसरी क्यारी ये बना दी। ठीक है, उसमें ये फूल हो गए, ऐसे ऐसे करके मुझे क्यारी बनानी है, ऐसे कर से। और ये ध्यान रखना है सेम साइज की क्यारी बनानी है। ठीक है, ऐसे इसमें बना ली, एक क्यारी बना दी, इसमें ये फूल हो गए। ठीक है, ऐसे इसमें एक क्यारी बना दी, इसमें ये फूल हो गए। और ध्यान रखना कि सभी जो भी क्यारी बनाऊंगा सेम साइज की बननी चाहिए, सेम साइज की बननी चाहिए। साफ बोल रखा है कि बराबर नाप की फूलों की क्यारी बनानी है, और प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई मेरे को 4 मीटर दे रखी है। कि भाई सपोज करो ये एक मेरे को क्यारी दे रखी है, एक क्यारी, और सभी क्यारी एक जैसी होनी चाहिए, सेम साइज की होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें बोला है कि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई मेरे को दे रखी है, कितनी दे रखी है, चौड़ाई 4 मीटर दे रखी है, और मुझे इसकी लंबाई निकालनी है, वो भी मैक्सिमम निकालनी है। तो देखो इस पे ध्यान देना, अधिकतम लंबाई क्या होगा, तो मुझे इसकी अधिकतम लंबाई निकालनी है, वो भी मैक्सिमम निकालनी है। ठीक है, तो ये मुझे निकालना है। तो देखो ये 3 खेत दे रखा है, इनका मेरे को एरिया दे रखा है, तो मुझे मैक्सिमम लंबाई क्या आ सकती है, जब मैं क्यारी बड़ी साइज की लूंगा तभी तो मेरे पास मैक्सिमम लंबाई आएगी। अतः क्यारी बड़ी से बड़ी साइज की लूंगा, बड़ी से बड़ी साइज की लूंगा क्यारी, तभी तो मेरे पास मैक्सिमम लंबाई निकल के आएगी। तो इसका मतलब मुझे जो भी क्यारी लेनी है उसका मैक्सिमम एरिया कवर करना है, जब तो वहां से मुझे देखो एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब देखो मेरे को चौड़ाई तो फिक्स दे दी, चौड़ाई तो 4 जो भी फिक्स दे दी। ठीक है, अब मुझे इस लंबाई को मैक्सिमम रखना है, तो ये लंबाई मैक्सिमम क्या रखूंगा, जब मैं इस एरिया को मैक्सिमम रखूंगा तभी तो ये लंबाई मेरे को मैक्सिमम आएगी। इसका मतलब जो भी क्यारी लेनी है मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम साइज की लेनी है, अर्थात मुझे जो भी क्यारी लेनी है उसका एरिया मुझे मैक्सिमम रखना है, तभी तो मैक्सिमम नंबर आएगी। तो इसका मतलब ये भी जो भी क्यारी लेनी है मुझे इसका एरिया मुझे मैक्सिमम रखना है, एरिया इन सब का एरिया मुझे मैक्सिमम रखना है इनमें से। तो इसका मतलब एरिया कितना आ जाएगा, एक क्यारी का एरिया 288, 408 और 552, इन सब में मुझे मैक्सिमम साइज की क्यारी लेनी है, था इनका एक क्यारी का मुझे एरिया मैक्सिमम रखना है। ठीक है, इन सब में मुझे बनाना है, सेम साइज की बनानी है, तो मुझे इनका एचसीएफ भी तो लेना पड़ेगा। भाई इन सभी क्यारी को क्षेत्रफल ये दे रखा है, वो सॉरी इन सभी खेतों का क्षेत्रफल दे रखा है, और इन सभी खेतों में मुझे मैक्सिमम साइज की क्यारी का क्षेत्रफल लेना है। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, इन सब का एचसीएफ ही तो आ जाएगा, यही तो होगा। भाई जैसे ये खेत है, इसमें मुझे मैक्सिमम साइज की क्यारी बनानी है, तो तब मैक्सिमम साइज का क्षेत्रफल लेना है, तो बड़ा सा बड़ा क्षेत्रफल लेना है जो इसको काटे, इसका मतलब यही तो होगा। अब इसमें बड़ा सा बड़ा क्षेत्रफल लेना है जो इसको काटे, और बड़ा सा बड़ा क्षेत्रफल जो इसको काटे, तो इनका एचसीएफ ही तो हो जाएगा ऐसे ही। तो अब मैं एचसीएफ निकाल लेता हूँ। अब देखो कहाँ पे डिफरेंस कम आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कम आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ से निकाल लेता हूँ। कितना आएगा, 12 में से 8 गया 4, 4 और 144 आ गया क्या। ठीक है, 144 आ गया। ठीक है, तो अब क्या 144 ऐसे हो सकता है क्या, 144 देखो इसको तो काट रहा है, बट 144 इसको नहीं काट रहा। ठीक है, तो 144 यहाँ पे ऐसे नहीं है, तो अब इसका मैं क्या करता हूँ, इसके फैक्टर देखता हूँ मैं, 72 आ गया। ठीक है, अब देखो 72 में छुपा हुआ 9, तो देखो ना ये नंबर 9 को काट रहा है, तो इसका मतलब ऐसे यहाँ पर 9 नहीं आ सकता, तो क्या करूँगा, 9 हटाना पड़ेगा, तो 9 गुणा 8 लेना पड़ेगा मुझे को। ठीक है, 9 तो इनको काटेगा नहीं। अब मैं बात करता हूँ कि क्या 16 काटेगा क्या इनको, क्या इनको 16 काटेगा क्या। ठीक है, तो बात करूं मैं, ये नंबर देखो, ये नंबर तो क्या आएगा ऐसे एचसीएफ, तो मैं यहाँ से एचसीएफ देख पा रहा हूँ कितना आ जाएगा एचसीएफ। तो देखो 8 दूनी 16, पहले 8 पे 8 थी 24, और 4 8 से करते हैं 8 पंजे 40, 8 और 8 7 56, 8 सिंह 48 और 7, बिल्कुल ये नंबर 8 से कट रहा है, तो बिल्कुल 8 भी आएगा एचसीएफ में। ठीक है, अब बात करूँ कि नंबर 9 से नहीं कट रहा, तो देखो ये नंबर 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, क्योंकि 24 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या आ गई जो इन तीनों को डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो मेरा एक क्यारी का एरिया कितना आ गया, एक क्यारी का एरिया कितना आ गया, एक क्यारी का एरिया
आ गया मेरा 24 मीटर स्क्वायर आ गया, 24 मीटर स्क्वायर आ गया, यही तो आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे लंबाई निकालनी है, ठीक है। ये एक क्यारी का मैक्सिमम एरिया आ गया 24 मीटर स्क्वायर। अब एरिया कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, कितना आ जाएगा 24, क्योंकि जो भी क्यारी दे रखी है मुझे रेक्टेंगल शेप में दे रखी है ना। अब मुझे चौड़ाई तो दे रखी है, कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 4 दे रखी है, लंबाई निकालनी है और एरिया कितना 24, तो यहाँ से लंबाई कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 6 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे ये सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से कि लंबाई मैक्सिमम कब आएगी, जब मैक्सिमम साइज की क्यारी लूंगा, तब क्यारी का एरिया मुझे मैक्सिमम लेना पड़ेगा, और ये सारी एरिया में से मुझे मैक्सिमम लेना है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सारे एरिया को काट दे, वही तो उस क्यारी का मैक्सिमम एरिया जाएगा, यानी कि एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हो रहा है, वैसे मैं चाहता तो स्किप करा देता, बट कर लेते हैं, टाइम भी हो गया, बट देख लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। देखो सॉल्यूशन तो हम लोग स्मार्ट कर रहे हैं, बट लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। एक किसान के पास 945 गाय वह देखो ये क्वेश्चन है अलग लैंग्वेज का, इस वजह से करा रहा हूँ, ठीक है। तो एक झुंड में तथा झुंडों की संख्या कितनी है, काफी बड़ी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन तो इसका 3 सेकंड का है, तो ऑप्शन में यहाँ पे लिखा देता हूँ, 15 एंड 228, बी 9 एंड 380, सी 45 एंड 76, डी 46 एंड 75। तो देखो इस सवाल को कर लेते हैं, मैं चाहता तो करवाता नहीं, पर देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम को इस सवाल में दिक्कत आई थी, तो देख लेते हैं। ये किसान के पास देखिए 945 तो गाय है और 2475 भेड़ है, ठीक है। वह उन्हें झुंडों में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो और गाय तथा भेड़े अलग अलग हो, ठीक है। वो सभी को ऐसे झुंडों में बांटता है, ये झुंड हो गए सपोज करो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे झुंड है, मुझे पता नहीं है कितने झुंड है, और ये बोल लगे कि झुंडों में इस प्रकार बांटता है प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो। अगर सपोज करो यहाँ पे अगर 10 पशु है ना,
तो इसमें भी 10 ही होनी चाहिए, इसमें भी 10 ही होनी चाहिए, और इसमें भी 10 ही होनी चाहिए, और आगे की जो भी झुंड है उनमें भी 10 ही होनी चाहिए। और ये बोला कि गाय तथा भेड़े अलग अलग हो। सपोज करो इसमें 10 गाय है ना, तो इसमें 10 भेड़े होंगी, अलग अलग झुंड होंगे, बट सभी में पशुओं की संख्या समान होगी। लेकिन अगर इसमें गाय है तो इसमें फिर भेड़े नहीं होंगी। इसमें अगर 10 गाय है तो इसमें 10 भेड़े होगी, 10 गाय है 10 भेड़े होगी, ऐसे ऐसे दे रखा है। ठीक है, अलग अलग जानवर को अलग अलग झुंड में लेना है। ठीक है, मतलब मिक्स नहीं करना हमको जानवर। और ये बोल रहे हैं यदि ये झुंड अधिकतम जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो। ये बोल रखा है कि ये झुंड अधिकतम, जैसे कि ये झुंड होगा, ये अधिकतम जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो। ठीक है, ये बोल रखा है तो उतना बड़ा हो। तो एक झुंड में कितने पशु आ सकते हैं, तो इस झुंड में मेरे को पशुओं की संख्या निकालनी है। और ध्यान रखना जितने भी झुंड है उनमें पशुओं की संख्या समान है, बट अलग अलग है। भेड़ अलग झुंड में है और गाय अलग झुंड में है। तो इनमें मुझे वो झुंड अधिकतम साइज का बनाना है। तो वो अधिकतम साइज का क्या जाएगा, तो उस अधिकतम साइज का झुंड अर्थात उस झुंड में अधिकतम जानवर लेने हैं, अधिकतम पशु लेने हैं, तो क्या आ जाएगा, इनका एचसीएफ नहीं आ जाएगा क्या। 945 गाय दे रखी है और 2472 मेरे को भेड़े दे रखी है। ठीक है, तो देखो मेरे को ये झुंड बनाना है। सपोज करो इसमें मेरे को देखो अधिकतम साइज की गाय रखनी है और इसमें मेरे को अधिकतम साइज की क्या रखनी है, भेड़े रखनी है। ठीक है, ये बोल रखा है। तो क्या करना पड़ेगा, वो बड़ा सा बड़ा नंबर अर्थात इस 945 में से मैं 945 के क्या दे रखा है, 945 गाय दे रखी है। इन 945 गाय में से मैं कितनी गाय लूँगी इस झुंड में आ जाए, और जो सबसे ज्यादा गाय होनी चाहिए। इसका मतलब यही तो बोला गया क्वेश्चन में, इस 945 में से कितनी मैक्सिमम गाय लूँगी इस झुंड में आ जाए। और क्या बोला गया, इस 2475 भेड़ों में से मैं कितनी मैक्सिमम भेड़े लूँगी इसी में आ जाए, और इन दोनों में समान पशु होनी चाहिए। तो इनका एचसीएफ तो लेना पड़ेगा मुझे। तो झुंडों में जानवरों की संख्या निकालने में इनका एचसीएफ तो लूंगा मैं। तो एचसीएफ ले लेता हूँ। तो क्या करूंगा मैं, तो ये देखो दोनों नंबर 5 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी जानवरों की संख्या होगी अर्थात जो भी एचसीएफ होगा उसमें 5 जरूर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 46 है, तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी और डी तो आप लोग देखते हटा सकते थे। अब मुझे देखो इनका एचसीएफ निकालना है। तो देखूंगा कि यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 15 दे रखा है और यहाँ पे 45 दे रखा है। तो क्या करूँ, देखो ये नंबर तो 9 से मल्टीपल है, मैंने बताया था 9 का मल्टीपल बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 से 9 से काट रहा है, तो इसका मतलब जो भी ये दोनों संख्याएं 9 का मल्टीपल होनी चाहिए, तभी तो एचसीएफ में 9 आ रहा है। तो बिल्कुल ये संख्या 9 का मल्टीपल 5 4 9 9 18 7 में 12 4 16 2 18, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ से मेरा एचसीएफ कितना आ गया था, जानवरों की संख्या कितनी आ गई मेरी, जानवरों की संख्या हर झुंड में कितनी आ गई, 45 आ गई। ये हो गया। ठीक है, अब मुझे झुंडों की संख्या निकालनी है। ठीक है, अब देखो टोटल 945 कितनी है, 945 गाय है, और एक झुंड में कितने गाय है, 45 गाय है। तो कितने झुंड बनेंगे, तो इसको भाग दूंगा तो कितना आएगा यहाँ से, 45 दूना 90, 45 एकम 5, तो मतलब 21 क्या बनेंगे, 21 गायों के झुंड बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे भेड़ों के झुंड निकालना है। तो टोटल भेड़े कितनी है, 2475 है, और एक झुंड में भेड़ कितनी दे रखी है, एक झुंड में भेड़ दे रखी है 45 दे रखी है। तो इसको भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 45 चौको करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 50 25, 225 आ जाएगा। तो 4 बार जाएगा, अब 225 आ गया, 22 आएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 225 घटाऊंगा, 7 में 5 गया तो 4 मस्त हो गया, तो कितना आ गया यहाँ से, तो कितना आ गया यहाँ से। ठीक है, कितनी बार जाएगा, सॉरी 5 बार जाएगा ना यहाँ पे। अगर इसको भाग दूंगा तो कितना आएगा यहाँ से, 45 पंजों के तो 5 चौक 20 50 25, तो बिल्कुल 5 बार जाएगा यहाँ से। ठीक है, 225 आ गया। ठीक है, और ये कितने जा रहा है, ये भी 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने झुंड आ गए, टोटल गायों कितने झुंड आ गए, 55 आ गए। तो मुझे टोटल झुंडों की संख्या निकालनी, तो इनका प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 5 1 6 5 2 7 76 आ जाएगा। तो देखो 76 यही आ रहा है झुंडों की संख्या। तो ऑप्शन सी था राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका खत्म हो गया, एचसीएफ पूरी तरीके से खत्म हो गया। 100% क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। अब हम लोग कल की क्लास में करेंगे एलसीएम एचसीएफ के 20 क्वेश्चन करेंगे, तथा अलग टाइप करेंगे। इस वजह से ये टाइप मुझे करवाना कंपलसरी था आज क्लास में। ठीक है दोस्तों, इन सब का रिविजन करके आना। मिलते हैं कल। ओके, बाय।